नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। चुनावी माहौल में अब उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है और इधर कन्नौज, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है लेकिन उससे खो गई थी, उसे फिर से हासिल करने के लिए माना जा रहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार ये फैसला किया है कि वो खुद ही मैदान में उतरेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से आज पर्चा भर दिया है, तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा ने यहां से तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप अखिलेश यादव के भतीजे हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। स्थानीय संगठन ने अखिलेश यादव से मिलकर यह स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप यादव के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना कि अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी मिल सकता है। नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले यानी 48 घंटे पहले ही सपा ने अपने उम्मीदवार को बदला और अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया। आज ही बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने भी वहां से पर्चा भरा। पिछली बार यानी 2019 में सुब्रत पाठक ने इस सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी और तब सांसद डिंपल यादव को पराजित किया था। तो आइए आपको पहले सुनाते हैं अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक दोनों की ही बातें। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा। दिक्कत ये किसकी बढ़ी है तो अखिलेश जी जानते होंगे। अखिलेश जी 2022 का चुनाव था तो उनको विधानसभा लड़ना पड़ा तो करहल से लड़े थे। क्यों लड़े थे करहल से? तो कि उनके मुफीद थी, उनके लोग थे, उनकी यहाँ उनको भावना में बहकर। और चूंकि देखो अब समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व ही बचाना। अच्छा कौन डिंपल जी हार चुकी हैं, अब कौन बचा? आपको उसके नीचे तो आ नहीं सकता, आएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। देख ही लिया उन्होंने तेज प्रताप को घोषित किया तो उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से बता दिया वो सब। अच्छा होता भी है, अगर वो लड़ते तो 80-90% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो जाती, इनके कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाती। बसते नहीं लगते इनके 80-90% बूथों पर। जब मामला बराबरी का ना हो और मुकाबला रोचक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए अखिलेश जी जब आए तो स्वाभाविक है रोचक हुआ। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक है, सुब्रत पाठक का ये कहना है। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रणवीर, आपने बात की है वहां पर, अब ये चर्चा है कि अखिलेश यादव जो मैदान में उतरे हैं उससे मुकाबला रोचक तो है, पर अखिलेश यादव ये 48 घंटों के अंदर अपने उम्मीदवार को बदलना, क्या ये बात में दम लगता है? जो सुब्रत पाठक कह रहे थे कि अगर अखिलेश नहीं चुनाव लड़ते तो शायद कार्यकर्ता भी इन्हीं के साथ खड़े होते, सुब्रत पाठक के साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कहना थोड़ा सा जाती होगी कि अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते तो सपा का कार्यकर्ता सुब्रत पाठक के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह होता है वो बड़े नेता के उतरने से, जाहिर है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके चुनाव मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं में जोश ज़्यादा है, एक बड़ा मैसेज गया है। और अखिलेश यादव से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, उनसे सवाल किया कि अभी 2 साल पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अब क्या वो केंद्र की राजनीति करेंगे? तो उन्होंने कहा इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं और 2027 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस बार चुनाव अगर जीते तो करहल सीट से विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे और फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया। और अखिलेश यादव ने एक अपना इमोशनल कनेक्ट जोड़ने की कोशिश की कन्नौज के साथ, क्योंकि साल 2000 था जब अखिलेश यादव पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे इसी कन्नौज से। 12 साल इस सीट को रिप्रेजेंट किया और 2012 में जब यहाँ मुख्यमंत्री बने तब इस सीट को छोड़ करके अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहाँ से उतारा। तो परिवार का कनेक्शन इस सीट से हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में जब डिंपल यादव चुनाव हारी, उसके बाद अखिलेश यादव ने तय कर लिया कि इस सीट को वापस पाना है। पहले तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि एक
प्लान तरीका था और अखिलेश यादव ने पहले मन बना लिया था और वो चुनाव लड़ने वाले थे। देखिए तमाम जो समाजवादी के 48 घंटों में फैसला बदलने का कारण रणवीर ये सीट खोने का डर या दबाव पार्टी कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से कि अखिलेश यादव ही मैदान में उतरे हैं। अगर वहां पे तेज प्रताप होते तो वो समर्थन नहीं मिलता, जाहिर है कि जो अखिलेश को मिलता है। और दूसरी बात ये भी चल रही है कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें इंडिया ब्लॉक का जिस तरह का माहौल बना है, शायद क्या उससे उत्साह बढ़ा है, वो कोई कारण हो सकता है इस फैसले का? चलिए, रणवीर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं और अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ना क्या संकेत देता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय पहले आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं लोगों को, तो आपको दिखाते हैं झलक इसकी। शाहजहांपुर पीलीभीत नेशनल हाईवे और सीतापुर लखनऊ हाईवे का बड़ा लाभ भी यहां के लोगों को मिलेगा। इस विकास ने लखनऊ और दिल्ली की दूरी तो कम की ही है, इससे ये क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। यहां जरी जरदोजी जैसे जिन कामों को हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के तहत आगे बढ़ा रही है, उसके कारीगरों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के किसानों की किस्मत भी बदलेगी। योगी जी की सरकार में गन्ने का भुगतान तो समय से होता ही है। गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल के 2 प्लांट भी यहां लगाए गए हैं। आप मुझे बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? साथियों, हमारी सरकार के लिए युवा, गरीब और महिला और हमारा अन्नदाता, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिए हैं, तो इनमें अधिकांश महिलाओं के नाम पर बनवाए गए हैं। शौचालय, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन से हमारी बहनों की ये जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ये आपका भाई दिन रात काम कर रहा है। शाहजहांपुर ने तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के काम में पूरी यूपी में आपने तो टॉप कर दिया है। अब अगले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे।
आप कल्पना कीजिए, गांवों में जब 3 करोड़ लखपति दीदी होगी। तो प्रधानमंत्री इस समय शाहजहांपुर में मौजूद हैं, जहां पर वो बात कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक बार फिर से कन्नौज सीट की। कन्नौज सीट में आखिरी लम्हे में बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने इतनी देर से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या वो लोकसभा चुनावों के बदलते हुए समीकरण के हिसाब से फैसला करना चाहते हैं? इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव की मौजूदगी से सपा कन्नौज सीट वापस ले पाएगी? क्या यूपी की दूसरी सीटों पर भी अखिलेश की मौजूदगी का असर पड़ेगा? क्या अखिलेश ने पहले दौर की हवा देखकर चुनाव में उतरने का फैसला किया है? क्या अब विपक्ष के भीतर जीत की उम्मीद पहले से ज्यादा पैदा हुई है? यूपी की 2 और अहम सीटों अमेठी और रायबरेली पर भी सबकी नजर है, ये जानने के लिए कि कांग्रेस यहां क्या फैसला करती है। अमेठी और रायबरेली नेहरू गांधी परिवार की बिल्कुल विरासत वाली सीटें रही हैं। 2019 में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीती, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से हार गए। इस बार राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कल वोट है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जा चुकी हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि अमेठी और रायबरेली से इस बार कौन उम्मीदवार होगा। कांग्रेस के बिल्कुल खास सूत्रों का कहना है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि इनकी उम्मीदवारी के ऐलान में इतनी देर क्यों? तो कन्नौज की बात करें तो कन्नौज हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, इन चुनावों में कड़ा मुकाबला हो सकता है। अब सपा के सामने कन्नौज सीट जीतने की चुनौती है और बीजेपी के सामने रायबरेली अमेठी के मुकाबले की चुनौती है। तो कन्नौज सीट और उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव के चुनाव में खड़े होने का असर क्या होगा? हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं सैयद जफर इस्लाम, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रामकृपाल सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार, और नाहिद लारी खान हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सबका धन्यवाद, स्वागत आपका। नाहिद लारी खान, आखिरी 48 घंटों का ये फैसला, इसके कारण क्या रहे? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नगमा जी, देखिए, कन्नौज के जो जनमानस है उनकी यही मांग थी कि माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ें, और वहां की सम्मानित जनता ने ठान लिया है कि ऐतिहासिक वोटों से, रिकॉर्ड मतों से माननीय अखिलेश यादव जी को जिताएंगे और एक तरफा वोट मिलेगा माननीय अखिलेश यादव जी को। और भारत के जितने भी सांसद चुने जाएंगे उसमें की जो उम्मीदवारी पहले थी, तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी गलत थी, ये मानती समाजवादी पार्टी, और लोगों के डिमांड था कि उनको वो ना लड़ें चुनाव। तो फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तेज प्रताप जी भी चुनाव लड़ते तो भी वो भी ऐतिहासिक वोटों से जीते, लेकिन चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी तो करोड़ों करोड़ जनमानस के दिलों में बसते हैं। अभी 2022 का चुनाव हुआ था, लगभग 3 करोड़ लोगों ने केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट दिया था। आप ये समझे कि जैसे ही आज माननीय अखिलेश यादव जी नामांकन करने पहुंचे कन्नौज, 2019 में कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 2000 में यहां से अखिलेश यादव पहली बार चुने गए, उसके पहले ये बिल्कुल समाजवाद का गढ़ रहा, मुलायम सिंह यादव यहां से रहे। 19 में ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में गई। तो अब सुब्रत पाठक, जिन्होंने हराया था डिंपल यादव को, एक बार फिर से ये मैदान में है, कह रहे हैं कि अब बराबरी का मुकाबला है। तो अब ये सवाल है कि क्या अखिलेश यादव की मौजूदगी से सपा कन्नौज की सीट वापस जीत लेगी और मुकाबला और कड़ा होता है? रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है? देखिए नर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ बदलाव इधर हाल में दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि कल दोपहर तक ये पता ही नहीं था कि अखिलेश जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो एक मैसेज तो ये जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर के जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, 15 अप्रैल के बाद कुछ न कुछ बदलाव आया है। ये परसेप्शन के बदलाव की बात मैं कर रहा हूं, वैसे क्या होगा ये तो 4 जून को पता चले। लेकिन जैसे मुरादाबाद की सीट हुई, रामपुर की सीट हुई, या खुद कन्नौज की सीट, जितना कंफ्यूजन रहा है, अगर कहीं जैसा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं, इतनी अगर निश्चिंतता होती तो ये बहुत पहले से ये सब डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं से या तो पहले फेज की जो पोलिंग हुई है
उसका हर पार्टी अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष आप निकाले। कह रहे हैं कि पहले दौर की हवा को देखकर चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया है। कुछ तो यहाँ पर बातें बदली हैं, कम से कम परसेप्शन में बातें बदली हैं। सैयद जफर इस्लाम, पहले दौर की जो चुनाव हुआ, अब उसके नतीजे क्या है नहीं है अलग बात है, लेकिन जैसा रामकृपाल जी भी कह रहे हैं, आपको लग रहा है ये फैसला जो है उसी को देकर लिया गया? और दूसरे ये कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि कुछ हवा बदली हुई सी है? बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसलिए अखिलेश यादव घबरा गए और अब उन्हें उन पे फोर्स हुआ। इसलिए कल तो देखा रामगोपाल यादव जी कह रहे थे कि टिकट डिक्लेयर कर दिया गया है और अब उसमें कोई बदलाव के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी को इसलिए कि वो जो वहां प्रत्याशी थे वो भाग गए, मैदान छोड़ के भागना चाहते थे, उनको पता है कि हार जाएंगे। इसलिए कि हवा जो है तो समाजवादी को बिल्कुल जीरो पे ले जाके खड़ा करने वाली है। इसलिए रामकृपाल यादव जी भी जो कह रहे हैं बदलाव एकदम जीरो उनको ले जाके खड़ा करना है। और पहले फेज में 102 सीटों में हुई, उसमें तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि हम 100% वहां पर 57, 58, 60 तक सीटें तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो या ये कन्नौज हो, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट, जैसे एसपी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इधर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सीटों पर ऐलान करने में लास्ट मोमेंट का जो इंतजार किया जा रहा है, तो वो क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनको डर और भय, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में आप पहली बार ऐसा तो हो नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछा गया, इलेक्शन लड़ने के लिए फोर्स किया गया, चाहे गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे बड़े बड़े नेता, या तो पार्टी छोड़ के भाग गए अगर उन पर दबाव हुआ, या हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमारे बच्चे को लड़ा दो, उसका करियर आ गया, अभी तो वो हारेगा तो चलेगा लेकिन मैं नहीं हार सकता, जाते जाते जो है नैया डुबा के नहीं जानी है। ऐसे तो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, या मैदान छोड़ के भागे या मैदान। अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना, सुब्रत पाठक जैसा कह रहे हैं कि अब जाके कुछ मुकाबला हुआ है। 2019 में ये सीट उन्होंने खोई, सुब्रत पाठक यहां से जीते, अखिलेश यादव की मौजूदगी से अब सपा कन्नौज की सीट वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो मुकाबला यहाँ पे कड़ा हुआ है सैयद जफर इस्लाम। अब हम आराम से जीते हैं, बिना कोई तकलीफ के, आराम से जीतेंगे की बात है। ठीक है, अगर यादव परिवार से कुछ आते हैं तो एकदम एक तरफा जो था वो 80-90% वोट हो सकता है कि 2-4%, 10% गिर जाए, लेकिन जीत जो है ठीक है 65-35 की है, ऐसे समझिए, 65-35। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि खुद भाजपा के अनेकों प्रत्याशियों ने जिनको भाजपा ने टिकट दिया था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हमको मत लड़ाइए, हमें खेलना है। तो हमें अभी बता दीजिए नाम। देखिए, जब ये बोल रहे थे तब मैं बोल रही थी अब आप शांति से सुनिए। नहीं जफर साहब, अब शांति से सुनिए, तब इसमें बोल रहे आपके अनेकों सांसद हैं, अरे अनेकों प्रत्याशी हैं, और देखिए नगमा जी आपकी जिम्मेदारी है, हमारे पार्टी के लोग भाग रहे थे, हमारे पार्टी करा इनको बात जफर इस्लाम जब आप कह रहे थे तो इन्होंने बीच में नहीं बोला था। आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए प्लीज। नाहिद लारी खान बोलिए। आप खुद नहीं, देखिए इस तरह से जफर इस्लाम साहब नहीं, ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है। देखिए ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है। आज में संयम रखिए और डिसिप्लिन के साथ डिबेट करिए। अरे मैं पूछ रहा हूं, एक नाम तो बताओ। अरे ये किस तरह का डिबेट करा रही है नगमा जी? आप बात कीजिए, आप उनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात कहिए। नाहिद लारी खान, कटेगी ना, मेरी बात कटेगी अगर ये बीच में बोलेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप खुद बता रही हैं, आपका चैनल खुद बता रहा है कि जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं हुआ। मैंने ये नहीं बताया है जी, नहीं, हमारा चैनल नहीं बता रहा। मैंने कहा है कि ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं कि पहले दौर की हवा देकर क्या चुनाव में उतरने का फैसला किया, ये सवालिया निशान है। और रामकृपाल जी ये बात कह रहे हैं कि कुछ इस तरह के बातें हवा में हैं, कई तरह की बातें होती हैं। रामकृपाल यादव जी, आप बता दें कि क्या यूपी की दूसरी सीटों पर भी अखिलेश यादव की मौजूदगी का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? कई सीटें हैं आसपास की, तो वहां पर भी क्या इसका कुछ फायदा आपको दिखाई दे रहा है, जो लगी हुई सीटें हैं वहां से? देखिए, मेरा जो कहना ये था, दोनों पार्टियां जो इस समय प्रतिद्वंदिता में हैं, तमाम ओपिनियन पोल आने के बाद जिस तरह की हवा बनी थी कि विपक्ष एकदम नहीं है, फिर कह रहा हूं हकीकत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन पहले फेज का होने के बाद जो उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो अपोजिशन को लग रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ संभावनाएं हैं।
तो ये जो भी फैसले अब अचानक लिए जा रहे हैं उस तरह के उसके बिना पर होगा क्या है मैं नहीं कह सकता हूं, ना मैं कोई भविष्य रखता हूं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, 2014 में भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सीटें पाई थी। जनता ने समाजवादी पार्टी के परिवार को जिताया, पार्टी को नहीं जिताया। ऐसे ही 19 में भी सिर्फ 5 ही सीटें मिली। पार्टी इनके परिवार को जिताती है जनता, पार्टी को नहीं जिताई। अब इस बार बहुत ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कम पोलिंग के नाते जो लोगों ने अपने अपने तर्क गढ़े जा रहे हैं, आप देख रही होंगी मीडिया से के सब जगह तक, तो कहीं एक जो नाउम्मीदी थी बिल्कुल विपक्ष को, उसमें हल्की सी कोई एक उम्मीद की किरण झलक रही है, जिसके चलते बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे वो देखिए रायबरेली हो, अमेठी हो, कन्नौज हो। आजम साहब के समाजवादी क्या परिवार के थे? क्या एसटी हसन साहब परिवार के थे? क्या परिवार के थे? नहीं, ऐसे चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। रामकृपाल सिंह ने ये कहा कि वहां पर परिवार के लोगों को जिताती रही है जनता, समाजवादी पार्टी को नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ये सभी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। नाहिद लारी खान। हाँ जी, नगमा जी, मैं आखिरी बात आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एक नाम नहीं ले सकी। मैं तो कह रहा हूँ कि एसटी हसन को धक्के देके निकाल के रुचि वोरा को लगा बेइज्जत करके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आज यहाँ पर जो चलिए देखिए, बीच में एक दूसरे को काटने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बात कह रहे हैं और यहाँ पर सवाल कई अभी हैं कि 48 घंटे पहले जब नामांकन भरने का फैसला अखिलेश यादव ने लिया, यहाँ पर से उम्मीदवार बदला गया, तो उससे ये सवाल उठते हैं कि अखिलेश यादव पर किस तरह का दबाव था, या कुछ बदली हुई हवा का असर था, या हुआ क्या है यहाँ पर, या ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कन्नौज फिर उनके हाथ से जाएगा, और क्या कन्नौज वो वापस ले पाएंगे अब अखिलेश यादव चुनाव लड़कर। तो बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त 5 की बात में। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल के सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खास तौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में, क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत करते हुए कहा था कि वो देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, साथ ही देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान की शिकायत की थी।